कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? मैं हूं आकाश जैन और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th साइंस से केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर में और जानते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है लगभग 500 बीसी के आसपास, जब एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद ने ये बताया कि जब हम किसी मैटर को, इन्होंने इस मैटर को नाम दिया है पदार्थ। तो इन्होंने बताया कि जब किसी मैटर को हम कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाते हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तब हम आखिर में एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं जहां पर इस मैटर को फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। महर्षि कनद ने इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को नाम दिया परमाणु। महर्षि कनद के कुछ समय बाद एक और इंडियन फिलोसोफर जिनका नाम है पकुधा कत्यायामा, जिन्होंने ये बताया कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जिनके कारण मैटर जो है वो इतने डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। लगभग सेम टाइम पर एंशियंट ग्रीस में भी सेम थ्योरी दी गई, जिसमें दो ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी सेम थ्योरी दी, जिन्होंने ये बताया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है उसे एटम कहते हैं। ग्रीक में एटम का मतलब होता है इंडिविजिबल। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ थ्योरीज ही रही 18th सेंचुरी के लास्ट तक। 19th सेंचुरी की शुरुआत में एंटोनी लवॉइजर और जोसेफ प्राउस ने केमिकल साइंसेस की फाउंडेशन रखी और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए, जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जो कि केमिकल साइंसेस या कहें केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। तो इनमें जो फर्स्ट लॉ आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी एक केमिकल रिएक्शन की ड्यूरेशन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से हमने कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट ले लिया, जिसको हम हीट करके डिकम्पोज कर रहे हैं इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये पाया गया कि जब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं तब 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें मिलती है। तो यहाँ हम देखें कि इनिशियली जो रिएक्टेंट हैं उनका मास यहाँ पर कितना है 100 ग्राम, और जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं उनका कंबाइंड मास अगर हम देखें तो वो कितना है, वो भी है 100 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि किसी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में मास ना तो क्रिएट हुआ और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में रहा। अब इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सेकंड लॉ आता है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें जो कि से दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो उस कंपाउंड में जो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। से एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें वाटर का। तो जब वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तब हमें मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस।
तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर से वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, तब हमेशा से उस सैंपल का साइज जो लिया है वो 100 ग्राम लिया गया। तब ये हमेशा पाया गया कि 11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन और 89 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हर बार हर सैंपल से हमें मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो H2O मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन है वो हमेशा 1:8 का है।